नमस्कार साथियों, मैं पवन पारा सर आपका स्वागत करते हैं। हम जो प्रस्तावना पढ़ रहे थे उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा प्रस्तावना में कि प्रस्तावना में कहाँ से ली गई, कैसे ली गई। तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि प्रस्तावना संविधान का सार होती है, निचोड़ होती है, निष्कर्ष होते हैं। प्रस्तावना से पता लगता है कि उस देश का संविधान कैसा है। हम प्रस्तावना को पढ़ के पता लगा सकते हैं। प्रस्तावना में उस देश के मूल्यों, आदर्शों, लक्ष्यों का उल्लेख होता है। लक्ष्यों, मूल्यों, आदर्शों का क्या होता है? उल्लेख होता है। इसके बाद देखा हमने कि विश्व में सबसे पहले अमेरिकी संविधान और प्रस्तावना को शामिल किया गया था। इसके बाद देखा भारत में 1919 के अधिनियम के तहत प्रस्तावना को पहली बार शामिल किया गया था। यानी भारत में 1919 के अधिनियम में पहली बार प्रस्तावना शामिल की गई थी। हमने देखा 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना नहीं थी। फिर उसके बाद देखा कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और जो प्रस्तावना का विचार, संकल्पना, अवधारणा एक ही अर्थ है, ये कहाँ से ली गई है? अमेरिकी संविधान से ली गई। फिर हमने देखा प्रस्तावना का जो आधार है, बेस है, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया ऑब्जेक्टिव रेगुलेशन, उद्देश्य प्रस्ताव। कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को। उस समय संविधान सभा की कौन सी बैठक थी? तीसरी बैठक थी। इसमें क्या क्या प्रावधान थे? तो 8 अनुच्छेद थे। 8 अनुच्छेद थे। कितने जो इंपोर्टेंट है वो था 8 अनुच्छेद थे। भारत को संघ बनाने की बात की गई थी, परंतु भारत संघ नहीं बना। क्या बना? यूनियन बना। ध्यान रखना, संघ नहीं यूनियन है। अभी चर्चा करेंगे जब अनुच्छेद 1 पढ़ाएंगे। इसमें महिला और SC ST को मतलब विशेष प्रावधान करने की बात की गई थी। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों को देने के लिए बात की गई थी। किसको देने के लिए बात की गई थी? राज्यों को देने की बात की गई थी। परंतु वर्तमान में राज्यों को ना दे करके कभी पूछ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में क्या सही है, क्या गलत है। तो अगर उसमें आ जाए कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को रखने की बात की गई थी ना, उद्देश्य प्रस्ताव में तो किसकी बात की गई थी? राज्यों को देने की बात की गई थी। पर वर्तमान में देखें जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसमें? केंद्र में हैं, हमारे में। राज्यों को नहीं दी गई, तो इसको शामिल नहीं किया था उद्देश्य प्रस्ताव को। इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। कब स्वीकार कर लिया गया था? 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद देखा कि जो प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है या नहीं है, संशोधनीय है या नहीं है। तो पहले हमने एक बात देखा, बैरूवाड़ी यूनियनवाद 1960 का। इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, परंतु जहां कहीं भी संविधान अस्पष्ट है या उसके दो अर्थ निकल रहे हो किसी अनुच्छेद के, तो वहां पर प्रस्तावना का महत्व है, वहां पर प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। परंतु प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और न ही ये बाध्य योग्य है। जब संविधान का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है, तो इसमें क्या नहीं हो सकता? संशोधन भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? संशोधन नहीं हो सकता। फिर इसके बाद हमने एक दूसरा मामला देखा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब कुछ समय पहले इनकी मृत्यु भी हुई थी, केशवानंद जी की। ये केरल के मठाधीश थे। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो बैरूवाड़ी में मामले में निर्णय दिया था उसको पूरी तरह पलट दिया। कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? संशोधन हो सकते हैं। परंतु इसने कहा कि जो संविधान में या प्रस्तावना में मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें संशोधन नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? संशोधन नहीं कर सकती। अब एक तरफ जो कह दिया कि संशोधन, एक तरफ क्या कहा कि संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है संसद। और दूसरी तरफ क्या कहा कि जो प्रस्तावना का, संविधान का क्या है? मूल ढांचा, जिस पर संविधान टिका हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो क्या नहीं कर सकती? संशोधन नहीं कर सकती। तो हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हाथ से तो दिया और दूसरे हाथ से क्या ले लिया? वापस ले लिया। कैसे वापस ले लिया? क्योंकि भाई एक कहा कि संशोधन कर सकती है, परंतु इसका जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। अब मूल ढांचे का निर्धारण कौन करेगा? निर्धारण किसका? मूल ढांचे का। तो इसका निर्धारण करेगी कौन? न्यायपालिका।
जुडिशरी जिसे कहें सुप्रीम कोर्ट, तो कब करेगा, यानी इसका निर्धारण ये कब करेगा, एक बार में कर देगा नहीं, जैसे जैसे उसको लगेगा तब तब करेगा, यानी बाद दर बाद करेगा, बाद दर बाद करेगा। जैसे जैसे उसके पास मामले आते जाएंगे वो वैसे वैसे इसका निर्धारण करता जाएगा। इस तरीके से ये देखा हमने। फिर हमने इसके बाद प्रस्तावना में संशोधन कर दिए और इसका आधार देख लिया, और फिर हमने कहा देखो हम एक तरफ कह रहे हैं कि संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि संशोधन जो मूल ढांचे में नहीं कर सकती। तो देखो, तो क्या संसद की शक्ति को सीमित करती है प्रस्तावना, तो हम कहेंगे नहीं, नहीं करती। परंतु संसद मूल ढांचे में क्या नहीं कर सकती, परिवर्तन नहीं कर सकती। किसमें, मूल ढांचे में। तो इसलिए करता है, तो इसलिए संसद की शक्तियों को क्या करती है, प्रभावित करती है। एक शब्द में कहेंगे नहीं करती, परंतु फिर दूसरे शब्द में क्या कहेंगे कि संसद जो प्रस्तावना का मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो इसलिए हमारा फिर आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि फिर संसद की शक्ति को प्रभावित करती है। क्या संसद इससे शक्ति प्राप्त करती है, ना, शक्ति प्राप्त नहीं करती। शक्ति तो जो संविधान के उपबंध है वो ही शक्ति देते हैं। क्या फिर प्रस्तावना का महत्व नहीं है, हाँ, प्रस्तावना का महत्व ये है कि जहां कहीं भी संविधान क्या हो, अस्पष्ट हो, वहां से दो अर्थ निकल रहे हो, वहां पर प्रस्तावना को, उस भाषा को समझने में प्रस्तावना एक मार्गदर्शक, एक सहारा बनती है। तो प्रस्तावना का महत्व ये है। तो इसके बाद हमने जो शब्द देखा कि हमारी पूरी प्रस्तावना को बनाया, और हमने देखा कि हमारी प्रस्तावना कहां से शुरू होती है, हम भारत के लोग। और हमने देखा जो हम भारत के लोग शब्द हैं वो कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। अमेरिका ऑप्शन में नहीं तो यूएनओ से लिया है। किससे लिया है, यूएनओ से। उसके बाद देखें हम, तो हमने देखा कि हम भारत का अर्थ क्या है, तो हमने देखा हम भारत का जो अर्थ है, पहला तो अर्थ है कि जो अंतिम शक्ति, सत्ता, संप्रभुता किसमें निहित होती है, भारत की जनता में निहित होती है। अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है, भारत की जनता में निहित होती है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च कौन है, भारत की जनता सर्वोच्च है। कौन है, भारत की जनता सर्वोच्च है। दूसरा देखा कि संविधान का निर्माण किसने किया। देखो, संविधान का निर्माण किसने किया, जनता ने किया। परंतु प्रस्तावना की जो लाइनें हैं, हम भारत के लोग, इसका अर्थ दूसरा होता है कि इस संविधान का निर्माण भारत की जनता ने किया। किसने किया, भारत की जनता ने। तो कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि भाई जनता ने नहीं किया, कुछ लोगों ने किया है, चंद लोगों ने किया है, और देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, तो उसका हम खंडन करते हैं। नहीं, हमने बताया कि अगर उस समय सब जो भी संविधान सभा में थे वो सारे पूरे भारत के जो भी हो सकते थे, उस समय के विशेषज्ञ अनुभवी लोग वो सारे संविधान सभा में थे, अलग अलग वर्ग, अलग अलग जाति धर्म से थे। दूसरी बात हमने कही कि भाई जब हमारे अगर 1952 में पहली लोकसभा के इलेक्शन हुए तो जो संविधान सभा के सदस्य थे लगभग अधिकांश थे वही सदस्य चुन के आए। तो इसका मतलब यदि संविधान सभा के हम इलेक्शन डायरेक्ट कराते, प्रत्यक्ष रूप से कराते, तो वही सदस्य निर्वाचित होकर आते। यह पॉइंट देखा। फिर हमने एक पॉइंट और बोला कि जो संविधान सभा है अगर इस तरीके से, तो विश्व के सभी संविधानों को क्या हो जाएगा, खंडन हो जाएगा। कैसे, क्योंकि विश्व के अधिकांश संविधानों का जो बड़े देश हैं उनका जो इलेक्शन हुआ है संविधान सभा का, वो कैसे हुआ है, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। कैसे हुआ है, अप्रत्यक्ष से। तो ऐसे तो उनका भी खंडन हो रहा है। तो इसका मतलब ऐसे ये बात है वो दम नहीं है, तर्कहीन है। क्या है, तर्कहीन है। इस तरीके से देखा। फिर हमने देखा साहब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। तो हमने देखा कि हमने देखा कि जो किसी के दबाव में ना हो, अपना निर्णय लेने में सक्षम हो, आंतरिक और बाह्य रूप से उसे निर्णय लेने, आदेश देने और उसको पालन करवाने की क्या प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो, वही क्या कहलाता है, संप्रभु कहलाता है। और उसके पास क्या होती है, संप्रभुता होती है। भारत में नाम मात्र का कौन है, राष्ट्रपति, वास्तविक कौन है, प्रधानमंत्री।
और हमने कहा जो संप्रभुता है वो राज्य का क्या है, एक आवश्यक तत्व है, इसके बिना राज्य का कोई अर्थ नहीं है। ये देखा। अब अगला पॉइंट लेंगे हम समाजवादी। क्या लेंगे, समाजवादी। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा होता है, समाजवादी। सोशलिस्ट। देखो, इससे संबंधित अवधारणा को समझते हैं पूरी को। क्या अवधारणा है इससे रिलेटेड, एक होता है पूंजीवादी। पूंजीवादी, जो पूंजीवादी है तो ये कहां पर थी, ये थी ब्रिटेन में। इसके जनक कौन थे, जनक, तो इसके जनक थे कौन, जॉन लॉक। जॉन लॉक, जॉन लॉक। ये कहां पर थी, तो ये ब्रिटेन में थी। कहां पर थी, ब्रिटेन में। देखो, जो पूंजी अगर देखें, मुख्यतः अर्थव्यवस्था भी लाएंगे एंड में। जो मुख्यतः अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होते हैं, पूंजीवादी और समाजवादी। देखो, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसके जनक कौन है, जॉन लॉक। वो जॉन लॉक कहते हैं कि व्यक्ति को क्या कर दो, फ्री कर दो। क्या कर दो, फ्री, स्वतंत्र छोड़ दो। क्या कर दो, स्वतंत्र छोड़ दो। राज्य का तो केवल एक कर्तव्य होगा कि उसे क्या प्राप्त करे, प्रदान करे, सुरक्षा प्रदान करे। व्यक्ति को क्या प्रदान करे, सुरक्षा, एजुकेशन। वो व्यक्ति जो करना चाहता है वो करे, चाहे वो स्कूल खोले, चाहे हॉस्पिटल खोले, चाहे रेलवे चलाए, चाहे कोई कंपनी चलाए, कुछ भी करे, उसे क्या छोड़ दो, फ्री कर दो। व्यक्ति उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता, वो किस में किसी वस्तु को कितने में बेचना चाहता है, कितने में नहीं बेचना चाहता, ये सब निर्धारित कौन करेगा, व्यक्ति करेगा, बाजार करेगा। कौन करेगा, बाजार। यानी कोई व्यक्ति किसी चीज को कितने में खरीदना चाहता है, कितने में बेचना चाहता है, इसका निर्धारण या तो व्यक्ति करेगा या बाजार करेगा। मांग और आपूर्ति पर चलेगा। किस पर चलेगा, मांग व आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। किस पे, अगर किसी वस्तु की मांग क्या होगी, अधिक, तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। अगर किसी वस्तु की क्या होगी, मांग अधिक होगी, क्या होगी, मांग अधिक, तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सब कुछ निर्धारित कौन करेगा, बाजार करेगा। कौन करेगा, बाजार। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहती है कि व्यक्ति को पूरी तरह क्या छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो। किस वस्तु का उत्पादन करना चाहता है, वो कितने में बेचना चाहता है, अगला कितने में खरीदना चाहता है, ये सब कुछ निर्धारित व्यक्ति करेगा। राज्य इस पर कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। दूसरी होती है जो हमने देख रहे हैं, मार्क्सवादी। कौन है, मार्क्सवादी, समाजवाद से रिलेटेड है। तो मार्क्सवादी है, इसका जो जनक है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, ये कहां के थे, जर्मनी। ये अर्थव्यवस्था कहां पर बनाई, जर्मनी में। देखो, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि जो कुछ भी दिख रहा है आपको, जो कुछ भी दिख रहा है, जो आपको बस दिख रही है, क्या दिख रही है, बस जो अभी खड़ी है, वो मजदूरों को प्रेरित करते हैं कि जो आपको बस दिख रही है ना, जो आपको स्कूल दिख रहा है ना, जो आपको हॉस्पिटल दिख रहा है ना, ऐसे प्रेरित करते हैं
कि जो आपको हॉस्पिटल, स्कूल, बस, जो भी मशीन है, सारी चीजें जो दिख रही हैं वो किसने बनाई हैं? ये किसने बनाई हैं? किसने बनाई हैं? तो मजदूर कहता है हमने बनाई है। किसने बनाई है? मजदूर कहता है कि ये तो किसने बनाई है? मजदूर कहता है हमने बनाई है। तो फिर ये कार्ल मार्क्स कहते हैं इससे कि भाई तुमने बनाई है तो तुम्हें क्या मिला? तुम्हें तो कुछ मजदूरी मिली, बाकी जो पैसा था वो इन उद्योगपतियों ने, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने पैसा खाया। मेहनत आप करते हो, मेहनत आप करते हो और आपको कुछ नहीं मिलता, कुत्ते जैसी जिंदगी जी रहे हो, इससे अच्छा है तो मर जाओ। इन्होंने कहा ऐसे क्यों? इन्होंने एक नारा दिया कार्ल मार्क्स ने कि विश्व के मजदूरों, विश्व के मजदूरों, एक हो जाओ, एक हो जाओ, तुम्हारे पास हो जाओ, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास खोने के लिए, खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए, पाने के लिए पड़ा है, पड़ा है पूरा संसार, पूरा संसार। कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को बहुत बुरी तरीके से प्रेरित किया। इन्होंने कहा ये बताओ भाइयों, तुम ये काम कर रहे हो, इसका तुम्हें 1% भी पैसा नहीं मिल रहा। सारा का सारा जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो कौन कमा रहे हैं? उद्योगपति। और वो एसी में बैठ के आराम से कोई काम नहीं कर रहे और आपको आदेश दे रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, और काम आप कर रहे हो। और सारा का सारा पैसा कौन ले जाते हैं? जो उद्योगपति। मजदूरों ने कहा बात तो सही है, ये सब आपने बनाई, स्कूल, बस, हॉस्पिटल, सड़क, सब आपने बनाई और आपका इन पे कोई अधिकार नहीं है। जब आपने बनाई तो ये सारी किसकी हैं? आपकी। इन्होंने कहा मजदूरों से एक बात बताओ, हम तुम कुत्ते जैसी जिंदगी जी रहे हैं। क्या जी रहे हैं? कुत्ते जैसी जिंदगी। तो इससे अच्छा है कि मर जाए। इन्होंने कहा कि विश्व के मजदूरों, तुम एक हो जाओ, जंजीरों में जो जकड़े हुए हो ना, वो क्या हो जाओ? एक हो जाओ। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम इस लड़ाई में मर भी गए तो वैसे भी हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं। तो कुछ नहीं है, अगर हम इस युद्ध में जीत गए, यानी खोने के लिए तो अपने पास कुछ है ही नहीं, नंगा फकीर हम, परंतु इस युद्ध में जीत गए, इस लड़ाई में जीत गए, तो ये पूरा विश्व किसका होगा? अपना होगा, मजदूरों का होगा। किसका होगा? जल गए हम तो जलाई क्या है, जल गए हम तो जलाई क्या है, और बच गए हम तो सॉरी जल गए हम तो बचाई क्या है, जल गए हम तो बचाई क्या है, और बच गए हम तो जलाई क्या है। समझ में आया? यानी ये मजदूरों को प्रेरित करते हैं और एक नारा देते हैं कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पड़ा है पूरा संसार। इस तरीके से इन्होंने जबरदस्त तरीके से मजदूरों को क्या किया? प्रेरित किया, ये नारा लगाया। कौन सा? ये वाला। तो देखो, जो मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था होती है ये कहां पर है? जर्मनी में थी। इसका जनक कौन था? कार्ल मार्क्स। कौन था? कार्ल मार्क्स। ये कहता है कि जो भी अर्थव्यवस्था होगी वो किसके नियंत्रण में होगी? मजदूरों के नियंत्रण में होगी, लेबर के नियंत्रण में होगी। ये कौन कहता है? कार्ल मार्क्स कहता है। क्लियर? इसके बाद अगली देखते हैं, फिर इसके बाद आता है समाजवादी। ये नारा याद रखना कार्ल मार्क्स का। किसने दिया था? विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पड़ा है पूरा संसार। ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। नंबर 3, समाजवादी। देखो, यहां पर
अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, पूंजीवादी में फ्री कर दिया, पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया। मार्क्सवादी में किसके नियंत्रण में कर दिया, यानी मार्क्सवादी होगी वो किसके नियंत्रण में रहेगी, ये रहेगी मजदूरों के में। ये मजदूरों की बात करता है और ये इसको क्या कर देता है, पूरी तरह स्वतंत्र कर देता है, फ्री कर देता है, स्वतंत्र की बात कर रहा है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती है, जो है वो देखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहती है क्या कहती है साहब, पहली बात इसके जो जनक हैं वो देखते हैं। जनक हैं लेनिन। ये कहां पर थी, तो ये सोवियत संघ रूस में थी, रूस में। अब नहीं, अब तो रूस ही रहा है। पहले 1991 से पहले सोवियत संघ रूस था, 91 विखंडन हो गया तो क्या बन गया, रूस। देखो साहब ये कहां पर है, रूस में, सोवियत संघ रूस में। तो इसमें क्या है कि जो नियंत्रण होता है वो समाज का होता है, या इसे राज्य कहें, राज्य का नियंत्रण होता है, पूरे समाज का नियंत्रण होता है। और देखो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो किस पे बल देती है, ये साहब आपकी बल देती है स्वतंत्रता पर। किस पे बल देती है, स्वतंत्रता पर। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वो कहती है कि ना कोई गरीब होगा ना कोई अमीर होगा, समाज में सभी लोग कैसे होंगे, समान होंगे। कैसे होंगे, समान होंगे। कैसे होंगे साहब, समान होंगे। और ये कहता है समान कैसे होंगे, ये कहता है कि निजी संपत्ति नहीं होगी, निजी संपत्ति होगी नहीं। निजी क्या नहीं होगी, निजी वैसे कुछ नहीं होगा, निजी संपत्ति नहीं होगी। क्या नहीं होगी, निजी संपत्ति नहीं होगी। व्यक्ति जो काम करना चाहता है, जिसके पास स्किल है, जो काम करने की योग्यता है, वो काम करे, जैसा क्या करे, काम। और उसको सभी लोगों को एक जैसा खाना मिलेगा, एक जैसे कपड़े मिलेंगे, एक जैसे जूते मिलेंगे। फिर बीवियों की बात आई, बीवियां तो एक जैसी नहीं होंगी ना, तो फिर एक स्त्री समाजवाद भी दिया। भाई बीवियां, अब मान के चलो एक जैसे कपड़े हैं, सब कुछ एक जैसा है, परंतु किसी की बीवी सुंदर है, स्मार्ट है, किसी की नहीं है, तो ये तो भेदभाव हो गया ना। लोगों ने कहा ये भेदभाव, तो इन्होंने कहा ठीक है, स्त्री समाजवाद भी होगा। इन्होंने कहा कि यानी पर्सनल बीवी किसी की नहीं होगी, किसी की नहीं होगी, सबकी बीवियां सब हैं और सबके पति सब हैं, सबके पति सब हैं। जो भी इनसे बच्चे होंगे उनको एक बच्चों का वो पालनगार बनाया जाएगा, वहां बच्चों को बड़ा किया जाएगा। यानी व्यक्तिगत कुछ नहीं होगा, निजी कुछ भी नहीं होगा, यहां तक कि पत्नियां भी। ये बहुत अच्छी बात है, लोग बड़े खुश हुए। इन्होंने कहा ये अच्छा है, ये अच्छा है। परंतु फिर सोवियत संघ ने, रूस ने इसको अपना लिया। और जब सोवियत संघ ने इसको अपना लिया तो देखो भाई साहब, फिर ये शीत युद्ध में उलझ गया अमेरिका से, और धीरे 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 इसकी शक्तियों का क्या होता गया, कमजोर होता गया। क्योंकि लोग ये बताओ, ये कहते हैं कि भाई जो काम करना चाहता है वो करे, जैसा भी जानता है। तो हमारे भारत में या मानव की प्रवृत्ति होती है, जब उसको बिना करे मिल रहा है तो फिर क्यों करेगा। मनुष्य कैसा है, इस तरह की प्रवृत्ति है। तो लोगों ने ईमानदारी से काम नहीं किया, काम नहीं करते थे, क्योंकि उसे तो काम करे तो, ना करे तो, ज्यादा करे तो, कम करे तो, किस लिए तो काम, मतलब उसे खाना मिल रहा है, पहनने के लिए मिल रहा है। अरे हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए काम कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, और ज्यादा से ज्यादा हम वस्तुओं को क्या करें, उपभोग करें, अच्छी अच्छी वस्तुएं लें, सारी चीजें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा मकान बनवाएं, और ये सारी चीजें होंगी तो अच्छी तो वो मिली जाएगी। ठीक है, ये तो उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, पूरी तरह चौपट हो गई। और वहां के लोगों ने कहा भैया हमें ऐसा समाजवाद नहीं चाहिए, और उन्होंने उससे, रूस से क्या हो गए, वहां के राज्य अलग हो गए, विद्रोह कर दिया।
और रूस का हो गया 1991 में विखंडन। क्या हो गया? विखंडन। फिर रूस एक अलग देश बना अलग से, और उस रूस ने फिर धीरे धीरे पूंजीवाद को अपना रहा है। तो देखो यहां से क्या चीज निकल के आई? यहां से एक चीज निकल के आई कि सब कुछ किसका होगा? राज्य का होगा। किसका होगा? राज्य का। निजी संपत्ति नहीं होगी। सब ये नियंत्रण किसके हाथ होगा? नियंत्रण या तो सरकार कह दो या समाज कह दो। क्या कह दो? समाज। इसके नियंत्रण में होगा। किसके नियंत्रण में होगा? समाज के नियंत्रण में होगा या राज्य के में। देखो ये कह रहा है सभी एक जैसे होंगे। क्या होंगे? सभी एक जैसे। यहां तक कि इसने तो कह दिया बीवियां भी सभी की क्या होंगी? सभी की बीवियां सभी होंगी। ऐसा नहीं कि भाई ये इसकी बीवी है, इसकी पत्नी है, ऐसा नहीं होगा। तो ये किस पे बल दे रहा है? ये देखो बे दोस्तों, समानता पे बल दे रहा है। सभी को समान करने की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? समान करने की बात कर रहा है। अब एक अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा। एक होता है भाई साम्यवाद। क्या होता है? साम्यवाद। देखो ये साम्यवाद बात करें, इसके जनक कौन है? जनक जनक की बात करें तो इनके जनक है माओ से तुंग से। ये जनक हैं। कौन है इसके जनक? ये कहां पर है? पहली बात तो चीन में। कहां पर है? चीन में। यहां पर क्या है? कुछ लोग क्या करेंगे? नियंत्रण करेंगे। कुछ लोगों के हाथ में नियंत्रण होगा। कुछ लोगों के हाथ में क्या होगा? नियंत्रण होगा। और एक जिन देशों में खासकर मुख्यतः एक पार्टी होती है, एक क्या होती है? एक ही पार्टी होती है वहां पर, जो क्या करती है? शासन करती है। देखो साम्यवाद क्या कहता है? पहली बार इसके जनक कहां? माओ। ये कहां पर है? चीन में। यहां पर क्या होता है कि जो भी संचालन है, जो भी सरकार है, कुछ लोग करते हैं। न समाज करती, न मजदूर करते, न सभी लोग करते। कौन करते हैं? कुछ लोग, चंद लोग। और उस देश में सामान्यतः एक ही पार्टी होती है। क्या होती है? एक ही पार्टी होती है। इसलिए देखो हमने क्या देखा कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, उस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? जॉन लॉक है। ये जॉन लॉक कहते हैं कि भाई संपत्ति का अधिकार व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है। कैसे मिला हुआ है? प्राकृतिक रूप से। और जिसके अंदर जितनी क्षमता हो वो कमाए और खाए। इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य क्या नहीं करेगा? हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इसका जन्म कहां हुआ? ब्रिटेन में। इसने कहा व्यक्ति को क्या कर दो? स्वतंत्र कर दो। व्यक्ति क्या उत्पादन करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसे करेगा, कौन वितरण करेगा, ये सब कुछ कौन निर्धारित करेगा? व्यक्ति। और कितने में बेचेगा, कितने में कोई खरीदेगा, इसका निर्धारण बाजार करेगा। मांग और आपूर्ति पर आधारित चलेगी। क्या हो गई? मांग और आपूर्ति पर आधारित बचेगी। मार्क्सवादी कहते हैं कि जो सब कुछ किसके नियंत्रण में होगा? मार्क्सवाद कहता है कि ये सब कुछ किसके नियंत्रण में होगा? तो ये सब कुछ नियंत्रण किसके होगा? मजदूरों के हाथों में होगा। ये मजदूरों को क्रांति के द्वारा, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये किसकी बात करता है? क्रांति की बात करता है। किसकी बात करता है? क्रांति, रेवोल्यूशन। विद्रोह कर दो और जो भी पूंजीपतियों के पास संपत्ति है, पैसा है, सबको छीन लो। और ये कहता है ये सब तुमने ही तो बनाया, तुमने ही तो इसके लिए क्या की? मेहनत की। तो इसको वो विद्रोह के द्वारा जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसे समाप्त करके मजदूरों को सौंपना चाहता है। और कहता है कि जो मार्क्सवाद है इसमें सब कुछ किसके नियंत्रण में होगा? तो मजदूरों के हाथ में होगा। जन्म कहां पर हुआ? जर्मनी में।
समाजवादी इनके जनक है लेनिन, इन्हें एशियन समाजवाद का जनक भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? एशियन समाजवाद का जनक भी माना जाता है। ये कहते हैं लेनिन, ये समाजवादी कहां पर थी? सोवियत संघ रूस में। ये कहते हैं कि जो भी अर्थव्यवस्था है उसका संचालन किसके नियंत्रण में होगा? राज्य के नियंत्रण में होगा। समाज के, पूरा समाज नियंत्रण करेगा। निजी नामक तो कोई चीज होगी नहीं, निजी संपत्ति नहीं होगी, कोई भी धन दौलत नहीं होगा, सब कुछ सबका है। ये सब कुछ किसके नियंत्रण में रहेगा? राज्य के नियंत्रण में रहेगा। जो क्षमता है उसके अनुसार काम करो और आवश्यकता अनुसार उपभोग करो। सबको एक जैसा खाना, एक जैसे कपड़े, सारी चीजें एक जैसी मिलेंगी। और साम्यवाद कहता है कि कुछ लोग ही सरकार पे क्या करेंगे? सरकार चलाएंगे, बाकी के उद्योग धंधों में उसमें काम करेंगे। क्लियर? ये हुआ हमारा समाजवाद। इससे संबंधित 4 तत्व मिलते हैं। अब देखते हैं कि हमारा समाजवाद क्या है। तो देखो, हमारे समाजवाद को समझने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं। देखो, एक पॉइंट के रूप में बोलूं कि हमारा जो समाजवाद है वो गांधी और नेहरू के विचारों पर आधारित है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो किससे है? गांधी, नेहरू। और हमारा समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, और जो गांधी की तरफ अधिक झुका हुआ है। किसकी तरफ झुका हुआ है? गांधी की तरफ। हमारा समाज, हमारी जो समाजवाद पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, एक बार इसको देखते हैं। देखो साहब, हमारे देश में जो समाजवाद है क्या है? देखो, एक तरफ देखा हमने पूंजीवाद और एक तरफ देखा मार्क्सवाद। क्या देखा? मार्क्सवाद। जैसे समाजवाद और पूंजीवाद, और इधर लेते हैं समाजवाद। कैसा ले लेते हैं? समाजवाद ही ले लेते हैं। तो देखो, हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ लक्षण तो पूंजीवाद के हैं। अरे भैया, कोई भी व्यक्ति स्कूल चला सकता है, कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल खोल सकता है, कोई भी व्यक्ति अब तो ट्रेन भी चला सकता है। ट्रेन फ्री कर दी ना, निजी क्षेत्र में जा रही है। कोई भी व्यक्ति हवाई जहाज बना सकता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कोचिंग खोल सकता है। तो व्यक्ति को क्या कर दे दिया है? फ्री कर दिया है। तो क्या है? पूंजीवाद के लक्षण हुए। कुछ समाजवाद के हैं। जैसे 1991 से पहले लगभग 25 क्षेत्र ऐसे थे जिनको राज्य ही चलाता था। जैसे अभी बात करें, नंबर 1, जैसे राज्य के नियंत्रण में जैसे रेल है, अभी रेल जा रही है, अभी गई नहीं है, तो रेल किसके नियंत्रण में? सरकार के नियंत्रण में। व्यक्ति रेल को नहीं चला सकता, रेलवे स्टार्ट नहीं कर सकता। परमाणु ऊर्जा, क्या? परमाणु ऊर्जा, खतरनाक रसायन नहीं बना सकता। ये सब कुछ किसके नियंत्रण में? सरकार के नियंत्रण में। दूसरी बात, अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है हमारे भारत में, वो किसान ये कह रहे हैं कि जो भी अनाज वगैरह होगा उसका न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, समर्थन मूल्य निर्धारित करो, निर्धारित करो। ये कहते हैं ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करो, यही कह रहे हैं। यानी ये कह दो कि भाई जो गेहूं है वो कम से कम 2000 के आसपास तो खरीदना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं खरीदेगा कोई।
अरे भैया, पूंजीवाद तो ये कहता है कि से इसका निर्धारण कौन करेगा? बाजार करेगा। आपकी क्वालिटी क्या है, बाजार की मांग आपूर्ति क्या है, ये सब कुछ कौन निर्धारित करेगा? परंतु हमारे यहाँ कौन निर्धारित कर रही है? सरकार निर्धारित कर रही है। किस चीज का उत्पादन करना है, इसका निर्धारण कौन कर रही है? सरकार कर रही है। सरकार हमें नियंत्रित कर रही है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच दुकानें नहीं खोलोगे, आप ये नहीं बेच सकते, इतने से ज्यादा नहीं बेच सकते। तो ये किसके लक्षण हैं? समाजवाद के लक्षण हैं। किसके लक्षण हैं? समाजवाद के। इसलिए भारत में दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। कैसी है साहब? मिश्रित है। देखो साहब, भारत में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के ही क्या पाए जाते हैं? लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हुई? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में पूंजीवाद और समाजवाद के क्या पाए जाते हैं? लक्षण पाए जाते हैं। इसके लिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हुई? मिश्रित। मिश्रित। ये किसकी है? भारत की। इसीलिए भारत में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। यानी गांधी और मार्क्सवाद दोनों का मिला हुआ रूप ही क्या कहलाता है? लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाता है। यानी दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो हम कहें भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। परंतु अगर सवाल आए कि प्रस्तावना के अनुसार भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित। तो भैया प्रस्तावना में तो कोई मिश्रित शब्द है नहीं। अभी हमने जो पूरी प्रस्तावना पढ़ रहे हैं उसमें मिश्रित है क्या? मिश्रित कहीं नहीं है। तो ध्यान रखना, मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रस्तावना के अनुसार नहीं है, बाकी हमारे लक्षण दोनों हैं इसलिए मिश्रित है। जबकि प्रस्तावना में तो कौन सी है? केवल समाजवादी है। तो प्रस्तावना के अनुसार क्या होगा आंसर? समाजवादी। और वैसे आए कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। प्रस्तावना के अनुसार तो कैसी होगा? समाजवादी ही होगा। दूसरी बात करें, जो समाजवादी शब्द था ये प्रस्तावना में नहीं था, यानी प्रस्तावना में था नहीं, तो कब जोड़ा? तो समाजवादी जो शब्द है, क्या है? शब्द है, इसे 42वां संविधान संशोधन, यानी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए। वो कौन कौन से थे? उनमें से कौन था? पहला था समाजवादी। देखो ये मूल प्रस्तावना में नहीं थे। दूसरा है पंथ निरपेक्ष। तीसरा है और अखंडता। तो कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द। कितने? 3 शब्द। जब केशवानंद भारती केस में 73 में कह दिया कि प्रस्तावना में क्या हो सकता है? संशोधन हो सकता है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में कितने शब्द जोड़े गए? 3। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और अखंडता, ये पूरा सेंटेंस, और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए, तो उनमें से समाजवादी था। तो देखो अगर हम बात करें हमारे भारत में किस तरह का समाजवाद है,
तो हमारे भारत में लोकतांत्रिक रूप से समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। लिखो, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद पाया जाता है, जो कि गांधी जी भी राम राज्य की बात करते थे ना, तो वो भी समाजवाद था। गांधी व मार्क्स का मिला जुला रूप है, जो गांधी की तरफ गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। तो हमारे भारत में कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। और इसका उद्देश्य क्या है? गरीबी, असमानता को समाप्त करना, गरीबी असमानता को समाप्त करना ही हमारे समाजवाद का उद्देश्य है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे की चर्चा करेंगे अगली क्लास में।